हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 505 विच इज़ एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, उसके बारे में क्विक रिव्यू देने वाली हूँ। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर डिज़ाइन करेगा एंड परफॉर्म करेगा। क्या करेगा? डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा। क्या? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। ठीक है। ऑडिटर डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। क्यों? ताकि उसको रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिल सके। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे हमें सबको पता है कि हमारा जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा स्टैंडर्ड भी बोलता है, वो ऑब्जेक्टिव है हमें ऑडिट ओपिनियन देना। ठीक है। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओपिनियन देना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और वो कैसे दिया जाता है? जब हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करते हैं। बट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ता है। रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमको कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव है, बीइंग एन ऑडिटर, टू डिजाइन एंड परफॉर्म एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स while or to obtain, so that we can obtain, or as an auditor we can obtain reliable and relevant audit evidence. ठीक है। ताकि हमको ये चीज against specific assertions or items of financial statements. तो सिंपली अगर देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड का कि ऑडिटर डिजाइन करेगा एंड परफॉर्म करेगा। ओके। क्या करेगा? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को करेगा, डिजाइन एंड परफॉर्म। ओके। सो दैट रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस वो ऑब्टेन कर ले ऑडिटर। एंड उससे क्या होगा? मतलब अगेंस्ट ये जो चीजें मिलेंगी एविडेंस, वो किसके अगेंस्ट मिलेंगी? एक स्पेसिफिक असर्शन के अगेंस्ट। असर्शन क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। असर्शन को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि कैश एंड बैंक है, या बैंक बैलेंस है मेरी बैलेंस शीट में 10,000 रुपए का। ठीक है। अब इसकी एग्जिस्टेंस, ये एक्चुअली में 10,000 अकाउंट में है कि नहीं है। तो जो मैं बैंक है उसको लेटर भेजूंगी या कॉन्फर्मेशन भेजूंगी, या एक कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूंगी कि इस 10,000 को कंफर्म कर दो। ये जो 10,000 है, ये मेरी असर्शन है किस चीज की? एग्जिस्टेंस की, कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है बैंक में नहीं 10,000 रुपए। और एक्यूरेसी, कि वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, 10,000 का 10,000 है, 10,000 का 20,000 नहीं है, या 10,000 से कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली इन असर्शंस को मुझे जो है चेक करना है। स्पेसिफिक असर्शन के अगेंस्ट मुझे सारी चीज़ें चेक करनी है। ये मेरा कॉन्फर्मेशन का ऑडिट प्रोसीजर होता है कि मुझे डिज़ाइन करना है, परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हुए, सो दैट मैं एक रिलायबल एंड रेलेवेंस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकूं। एंड जो है मैं किसके अगेंस्ट कर सकूं? एक स्पेसिफिक असर्शन के अगेंस्ट। पहला है डिजाइन एंड परफॉर्म, पहला स्टेप है इसमें। ठीक है। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा? डिजाइन एंड परफॉर्म करेगा। क्या? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स। ओके। और इससे क्या होगा? उसको रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट स्पेसिफिक असर्शन। जैसे मेरे वाले एग्जांपल में मैंने कहा कि बैंक का जो बैलेंस है, बैंक मेरा क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल कैप्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैप्शन है बैंक बैलेंस, उसका 10,000 रुपए है। ठीक है। मुझे ये बीइंग एन ऑडिटर चेक करना है कि सही है कि नहीं है। तो इसका असर्शन हो गया मेरा एग्जिस्टेंस का असर्शन, और एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस का असर्शन। ये तीनों मुझे असर्शन अब चेक करने हैं। तो मैं कैसे करूंगी? मैं इसकी एक कॉन्फर्मेशन मैं किसको भेजूंगी? बैंक को भेजूंगी। कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूंगी, बैलेंस कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट मैं बैंक को भेजूंगी। तो बैंक क्या हो गया? मेरा थर्ड पार्टी। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइन करे, परफॉर्म करे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स,
so as to obtain reliable and relevant audit evidence against specific assertion। अब असर्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस। जैसे लीगल केसेस में कई बार राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का भी हम कंफर्म करते हैं बाय लीगल पार्टी या लीगल काउंसिल की वो एक्चुअल में कंपनी की ओनरशिप है नहीं है, या वैल्यूएशन के केस में भी हम चेक करते हैं। सो एग्जिस्टेंस आपका मतलब वो डिसाइडेड होगा या आपको पता होगा कि किसके रिगार्डिंग या किस असर्शन के रिगार्डिंग आप ये कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट या लेटर थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फर्मेशन कौन भेजेगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी आपको कंफर्म करेगी बैलेंस। ठीक है, और आप किसके अगेंस्ट करेगी? आपकी कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अगेंस्ट करेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये डिज़ाइन एंड परफॉर्म जो ऑडिटर कर रहा है प्रोसीजर्स को, तो डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन का क्या मतलब हुआ कि डिज़ाइन कर रहा है वो ऑडिट प्रोसीजर्स। तो उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए ऑडिटर को, जिसके अगेंस्ट उसको कॉन्फर्मेशन चाहिए, जैसे लेट्स से बैंक बैलेंस है तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए ऑडिटर को। ठीक है, कंफर्मिंग पार्टी पता होनी चाहिए। अब मुझे पता है मुझे 10,000 रुपये किससे कंफर्म करने, ये मुझे पता होनी चाहिए। कंफर्मिंग पार्टी कौन होगी? मेरी बैंक। मेरे वाले एग्जांपल में बैंक हो गया। उसके बाद उसको पता होगा कि मैं वो रिक्वेस्ट का फॉर्मेट या जो भी होगा मैं वो कैसे भेजूंगा, मतलब ईमेल करूंगा या पेपर फॉर्म में होगा, कैसे होगा। तो वो रिक्वेस्ट फॉर्मेट या वो डिटरमाइन करना भी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिज़ाइनिंग में ही आता है। ठीक है, तो डिज़ाइन कर रहा है वो कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को। ठीक है, एंड फिर फाइनली वो देखेगा अगर ये इन्फॉर्मेशन हो गई कि किसके लिए भेजना है, किसको भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है। उसके बाद वो फॉलोअप्स एंड ऑल करता है। उसके बाद फॉलोअप्स होंगे, एक्शन होंगे, या ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, वो आगे की बातें हैं। बट ये चीज़ें डिसाइड करना ये डिज़ाइनिंग का काम है कि ऑडिटर ने डिज़ाइन करा किस चीज़ को, अपनी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को, जिसमें कि उसने इन्फॉर्मेशन जिसके लिए कॉन्फर्मेशन चाहिए वो डिसाइड की, जिससे चाहिए वो डिसाइड की, किस फॉर्मेट में चाहिए वो डिसाइड की। फिर फॉलोअप किया कि कॉन्फर्मेशन आई तो क्या हुआ, कैसे किया, बैलेंसेस को कैसे चेक किया, डिस्क्रिपेंसीज तो क्या किया। तो वो डिज़ाइनिंग में आ गया। ठीक है, एंड उसके बाद आएगा कि परफॉर्म कैसे करेंगे। अब जैसे कि डिज़ाइन हमने किया था कि मैं एक लेटर भेज रहा हूँ, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया उसके बाद मैं उसको परफॉर्म करूँगा। तो बीइंग एन ऑडिटर मैं डिज़ाइन करने के बाद अब देख रहा हूँ जो भी बैलेंसेस आए। ठीक है, तो बेसिकली इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप की हम कॉन्फर्मेशंस भेज सकते हैं। एक होती है पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन और एक होती है नेगेटिव कॉन्फर्मेशन। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे कि लेट्स से मेरे पास बैंक बैलेंस है 10,000, मेरे को ये कंफर्म करना है, तो मैं सीधा पार्टी को पूछूंगी कि वेदर दिस इज करेक्ट। ये जो मैं सीधा ये पूछूंगी आर यू एग्री, मैं पार्टी से पूछूंगी आर यू एग्री विद दिस बैलेंस 10,000 बैलेंस। ये हो गया पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन। नेगेटिव में क्या होगा? मैं बोलूंगी पार्टी को इफ यू आर नॉट एग्री विद द बैलेंस देन ओनली कंफर्म, नॉट एग्री विद द बैलेंस देन ओनली रिस्पॉन्स। जो भी मैं उसको लेटर भेजूंगी कॉन्फर्मेशन का या मेल भेजूंगी कॉन्फर्मेशन के लिए बैलेंस की, तो मैं बोलूँगी इस मेल के अगेंस्ट आप तभी रिस्पॉन्स करना जब आप इस बैलेंस से एग्री नहीं करते। यानी कि अगर 10,000 का बैलेंस है और अगर आपको लगता है 10,000 नहीं है, कुछ और है, ठीक है, सो इफ़ यू आर नॉट एग्री, मतलब इस 10,000 से एग्री नहीं करते, तब आप रिस्पॉन्स करना, अदरवाइज आप रिस्पॉन्स मत करना। और इसमें क्या होता है? हर एक केस में रिस्पॉन्स करना, 10,000 है नहीं है, जो भी आपका, अगर आपका डेविएट भी हो रहा है तो भी आप रिस्पॉन्स करना। तो जनरली ज़्यादा रिलायबल पॉजिटिव कॉन्फर्मेशंस रहती हैं, क्योंकि इसमें हर तरह से पार्टी कॉन्फर्म करता ही है, चाहे वो बैलेंस मैच हो नहीं हो, जो भी उसकी बुक्स में बैलेंस होता है वो सामने से लिख के देता है कि मेरी बुक्स में ये बैलेंस आ रहा है। तो जनरली पॉजिटिव कॉन्फर्मेशंस भेजी जाती है। नेगेटिव कॉन्फर्मेशंस हम तब भेजते हैं जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हो, बहुत छोटे छोटे बैलेंसेस के कस्टमर्स हो, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है कि बहुत सारे सेल ज़्यादा है और छोटे छोटे अमाउंट की बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं डेटर्स की, तो आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ आपकी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी। बट आपको पता है कि ठीक है मतलब बहुत छोटे छोटे बैलेंस है लेकिन रिस्क कम है, मतलब जनरली रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, तो आप नेगेटिव भेजिए। बट अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स बहुत स्लो आएगा या ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेगा, तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स भेजिए, क्योंकि उसमें वो सामने वाली पार्टी अपने हिसाब से जो बैलेंस है उसकी बुक्स में वो लिख के दे देगी। तो सिंपली इस स्टैंडर्ड में सबसे पहले डिज़ाइन करेगा ऑडिटर कि क्या इन्फॉर्मेशन है जिसके अगेंस्ट उसको बैलेंस कॉन्फर्मेशन चाहिए या कोई भी कॉन्फर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे वाले एग्जांपल में बैंक से रिलेटेड है, तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होगी कि बैंक का बैलेंस हमें वो कॉन्फर्मेशन चाहिए, किस पार्टी से चाहिए, बैंक से चाहिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट भेजेगा, और फिर जो भी रिस्पॉन्स आएगा, फॉलोअप्स वगैरह वो सब होगा, वो परफॉर्म में आ जाएगा। अब परफॉर्म कैसे करेगा ऑडिट प्रोसीजर कि जो भी बैलेंसेस आया
उसके हिसाब से क्या बैलेंस है, हमारे हिसाब से क्या बैलेंस है, अगर एग्री करता है तो वो रिलायबल एविडेंस हो गया, वो रिलायबल कॉन्फर्मेशन मानी जाएगी। और अगर एग्री नहीं करता वो बैलेंस, तो जो भी डिस्क्रिपेंसीज होगी ऑडिटर को देखना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेट्स से किसी पार्टी ने बोला कि 10,000 बैलेंस है, तो ये तो रिलायबल हो गया और पार्टी ने एग्री कर लिया इस बैलेंस को, तो फिर तो ये सही ऑडिट एविडेंस, ये रिलायबल ऑडिट एविडेंस है। क्या है? रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड का, इस स्टैंडर्ड का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस लेना है। तो मैंने रिलायबल ऑडिट एविडेंस ले लिया, उस थर्ड पार्टी ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई 10,000 रुपये का बैलेंस भी उसकी बुक्स में और मेरी बुक्स में भी 10,000 का बैलेंस है। तो मैंने एग्जिस्टेंस के असर्शन को कि हाँ एक्चुअल में अकाउंट में बैंक बैलेंस में, मतलब बैंक में इतना पैसा है, और एक्यूरेसी या हाँ 10,000 ही और कंप्लीट 10,000 ही है बैंक अकाउंट में, तो ये तीनों चीज़ें असर्शन चेक हो गई, ये रिलायबल ऑडिट एविडेंस हो गया। ठीक है। बट अगर पार्टी कहती कि नहीं बैंक से कॉन्फर्मेशन आई 9,000 की, ठीक है, तो ये मेरा डिस्क्रिपेंसी हो गई किस चीज़ से? फ्रॉम द बैलेंस इन क्लाइंट बुक्स वर्सेस जो भी थर्ड पार्टी बुक्स है। ठीक है। सो ये डिस्क्रिपेंसीज को अब ऑडिटर देखेगा कि डिस्क्रिपेंसीज क्यों है, कि तो जो 1,000 का डिफरेंस होगा वो रिको आइटम होगा आपका, और आपको उसका रिकन्सिलेशन बनाना पड़ेगा कि 1,000 की आइटम ऐसी कौन कौन सी हैं जो कि मतलब दोनों के बैलेंसेस में जो डिफरेंस है वो आइटम्स है कौन कौन से। समटाइम्स क्या होता है कि जो चेक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते बैंक्स में बट हमारी बुक्स में हैं, या डिपॉजिट नहीं होते, पेमेंट्स नहीं हुई भी होती बट हमने बुक्स में इम्पैक्ट लिया हुआ होता है, तो वो सारी चीज़ें रिको आइटम बन जाती है। सो ये पूरा रहता है परफॉर्म करना, इवैल्यूएट करना अपने कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स को बाय द ऑडिटर। सो ये पूरा इवैल्यूएशन, डिस्क्रिपेंसीज, वो एग्री करता है, बैलेंस नहीं करता, डिसएग्रीमेंट है तो क्या है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे वन ऑफ द एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे डेटर्स में क्या होता है समटाइम्स की बैलेंस जो पार्टीज होती हैं वो कंफर्म नहीं करती हैं। ठीक है। तो हम अब एज एन ऑडिटर हम क्या कर सकते हैं, हम फॉलोअप्स मेल कर सकते हैं उनको। ठीक है। हम रिमाइंडर्स मेल्स जिन्हें कहते हैं, रिमाइंडर्स भेजते हैं हम उनको कि आप बैलेंस को कंफर्म कीजिए। हम मैनेजमेंट को बोलते हैं कि हमें रिस्पांस दिलवाओ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिस्पांस है तो आप मैनेजमेंट को सीसी या उनको कॉपी नहीं रख सकते, उन मेल्स पे आपको डायरेक्ट रिस्पांस आना चाहिए। याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स कहता है, इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन क्या होती है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, इट्स एन ऑडिट एविडेंस। ये एक ऑडिट एविडेंस होता है विच इज ऑब्टेन्ड, जो ऑब्टेन किया जाता है एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। क्या मतलब है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का? इट्स एन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब चाहे वो पेपर की फॉर्म में हो, चाहे ई फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, वो कोई बात नहीं, मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट इट्स अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर क्लाइंट का बंदा सीसी में है या कुछ है तो वो इट्स नॉट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, तो उसकी फिर देन रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन होगा। जो रिलायबल ऑडिट एविडेंस हमारा पर्पस है बीइंग एन ऑडिटर, उस पर क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जिसको आपने रिस्पॉन्स, जिस पार्टी को आपने बोला कि रिस्पॉन्स करो और उसके अलावा कोई और कर रहा है, मतलब जो ऑथराइज नहीं है, ठीक है, ऑथराइज नहीं है, उस पार्टी से रिस्पॉन्स आया या कॉम्पिटेंट नहीं है, लेट्स से आपने बैंक के जनरल मैनेजर को बोला कि आप बैलेंस कंफर्म करो, या जो भी कंसर्न पार्टी था, बट उसके अलावा किसी और ने कंफर्म कर दिया तो भी वो रिलायबल नहीं है। उसके अलावा अगर मैनेजमेंट ने इंटरफेरेंस कर दिया कि आप इसको मत भेजो या ये कॉन्फर्मेशन नहीं आएगी, या कोई भी मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस है, या हमारा स्कोप पे लिमिटेशन लगा रहे हैं वो, या मना कर रहे हैं कि आप इसको कॉन्फर्मेशन मत भेजो, कुछ भी इस टाइप का इंटरफेरेंस होता है तो वो भी रिलायबल नहीं माना जाता, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो सकती है। और तीसरा कि जो भी आपको रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो उसमें कोई फ्रॉड एलिमेंट तो नहीं है या बायसनेस तो नहीं है, मतलब आपको डाउट है कि कोई भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कई बार जैसे हमारे केस में एक बार मेरे साथ हुआ था कि हमने रिस्पॉन्स किया था, तो हमने जब लीगल पार्टीज से कंफर्म किया था तो उनके केस में ये उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ठीक है केस तो चल रहा है, केस है जो वो हैंडल कर रहे हैं लीगल काउंसिल वाले, बट समहाउ ओनरशिप पे कंपनी की डाउट है, ठीक है, तो उनको डाउट था। सो अब हमें ये हो गया कि ये कॉन्फर्मेशन है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें कुछ बायसनेस हो सकता है या इसमें कोई फ्रॉड एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ओनरशिप के ऊपर क्वेश्चन हो गया, और अगर हम लैंड से रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे हैं उसकी कॉन्फर्मेशन के लिए हम थर्ड पार्टी से
कॉल अरेंज करते हैं, ये भी आप कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी से कॉल अरेंज कर सकते हैं। लेट्स से कई बार क्या होता है कि आपको कॉन्फर्मेशंस नहीं रिप्लाई आते, सो यू कैन अरेंज अ कॉल, आप कॉल भी अरेंज कर सकते हैं। आपको किसी तरह से बस कम्युनिकेट करना है, उनसे कनेक्ट करना है थर्ड पार्टी से, एंड एक एविडेंस चाहे वो कॉल की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं और फिर उसके मिनट्स वगैरह बना सकते हैं। हमने बहुत किया ऐसा, सो दैट हमारे पास एक ऑडिट एविडेंस हो कि हमने वो डिस्कशन किया, उनसे कॉल अरेंज किया, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज होती है जो रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो आप उनसे कॉल एक अरेंज कर सकते हैं, उनसे मीटिंग्स जो भी आपने डिस्कशन किया फ़ोन पे या जो भी आपने टीम्स पे डिस्कशन किया वो आप मिनट्स बना सकते हैं, और एज एन ऑडिट एविडेंस आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपनी फाइल में कि हमने लीगल पार्टी से या थर्ड पार्टी से ये डिस्कशंस किए, इन पॉइंट्स पे किए, और हमारा ये इवैल्यूएशन है, उनका ये इवैल्यूएशन है, फाइनली ये हमारा कंक्लूजन रीच हुआ है बाय द कॉल या बाय अ कॉल या ऑन दिस कॉन्फर्मेशन हम ये कंक्लूजन रीच करते हैं, और कितना इम्पैक्ट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे ऑडिट ओपिनियन पे, तो वो सारा आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर कॉल का जो भी मिनट्स है, कॉल डिस्कशन जो भी आपने किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। सो कई बार ये भी होता है कि कॉल पे आप डिस्कशन कर सकते हैं थर्ड पार्टी से अबाउट दी बैलेंस कॉन्फर्मेशन या कुछ भी, मतलब जो भी आपको जनरली बैलेंस बैंक्स और जो भी क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं उनके तो नहीं, बट हाँ लीगल के केस में बहुत जनरल होता है कि कॉल्स वगैरह पे आप डिस्कशन कर सकते हैं और उसके मिनट्स बना के आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमने एक एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसेस किया, ये प्रोसीजर किया बीइंग एन ऑडिटर टू ऑब्टेन अ रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट दिस लीगल केसेस। सो आप उसके केस में अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड करे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है कि मैनेजमेंट कई बार रिफ्यूज़ कर देती है कि आप मत भेजिए कॉन्फर्मेशन, सो आप उसका रीज़न जानिए कि क्यों मना कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए कि क्या आप कोई ऑल्टरनेटिव फिर ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हैं। कई बार मैनेजर बोलते हैं कि बहुत रिमोट एरिया है वहाँ से, या लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं है, उनको रिस्पॉन्स करना नहीं आएगा, आपकी मेल जाएगी बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स ले लीजिए, जैसे कि कोई सब्सिक्वेंट रिसीट्स है, पेमेंट्स है, या कोई भी और डिटेल इनवॉइसेस वगैरह हैं, वो सब आप चेक कर सकते हैं कि जैसे डेटर्स क्रेडिटर्स के केस में बहुत बार होता है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर सकते हैं। रीजंस देखिए फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करिए। बट अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट जो रिफ्यूज़ करिए वो अनरीजनेबल है, ठीक है, इट्स मतलब बहुत ही अनरीजनेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट आपको डाउट है कि मैनेजमेंट जो रिफ्यूज़ करिए वो कुछ और बेसिस के लिए करिए और बहुत अनरीजनेबल है, देन आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं मैनेजमेंट से जो ऊपर लोग बैठे हैं उनको आप बता सकते हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस को कौन कौन से मैटर्स डिस्कशन करने चाहिए। सो आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कशन कर सकते हैं और फिर अपने ऑडिट ओपिनियन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा वो भी ये देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं ये कॉन्फर्मेशन नहीं भेज रहा हूँ, मैनेजमेंट मुझे मना कर रहा है और मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स तो कर रहा हूँ, या लेट्स से अगर मैं नहीं भी कर पा रहा तो मैं अपना ऑडिट एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहा बीइंग एन ऑडिटर, और बिना ऑडिट एविडेंस के मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। सो इन दैट केस मैं क्या करूँ, तो मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की हेल्प ले सकता हूँ, उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है, बीइंग एन ऑडिटर, और फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे ऑडिट ओपिनियन पे कितना इंपैक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें इतनी मटीरियल नहीं होती, बहुत छोटी होती हैं, उनका ऑडिट ओपिनियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस्टेक हो जाए, या ऐसा कुछ अगर है परवेजिव नहीं है इम्पैक्ट, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा कोई और ऑल्टरनेटिव तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं। सो मेन यही होता है कि आपको बीइंग एन ऑडिटर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर परफॉर्म करना है सो दैट रिलायबल एंड रेलेवेंस ऑडिट एविडेंस आपको मिल सके, एंड साथ साथ जो भी एग्जिस्टेंस असर्शन से जो भी होती हैं एक्यूरेसी कंप्लीटनेस, उसके अगेंस्ट आपको एक रिटन रिस्पॉन्स मिले, ताकि आपके पास एक ऑडिट एविडेंस हो बीइंग एन एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन की फॉर्म में, जो भी आपने रिस्पॉन्स मांगा है सामने वाली पार्टी से या इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट बोला है रिस्पॉन्स करो, रिटर्न रिस्पॉन्स करो, वो आपको मिले, आप उसको डॉक्यूमेंट करो। दैट्स ऑल अबाउट एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। सो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन स्टैंडर्ड बस यही बोलता है कि आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है, एंड परफॉर्म करना है। आई एम जस्ट समराइजिंग, डिज़ाइन करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्सटर्नल क्या करना है, किस चीज़ का डिज़ाइनिंग परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, ठीक है। अब इसमें जैसे डिज़ाइन एंड परफॉर्म में क्या आ जाएगा, जैसे आप इन्फॉर्मेशन जो होगी वो डिसाइड सिलेक्ट करोगे, किस पार्टी को भेजना है, क्या किस फॉर्मेट में भेजना है, कितना रिस्पॉन्स आएगा, उसका फॉलोअप कैसे करना है, रिमाइंडर कैसे भेजना है, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कैसे करनी है, अगर डिस्क्रिपेंसीज आ गई तो क्या करना है, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दिया तो क्या करना है, अगर मैच हो गया बैलेंस तो कैसे डॉक्यूमेंट करना है। सो इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना तो एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन तो इम्प्लाइड है कि आपको हर चीज़ की करनी ही पड़ेगी, जो भी आपने कॉन्फर्मेशन भेजी, आई रिस्पॉन्स, या कब कब आई, किस किस डेट को आई, कौन सी ईमेल आई, क्या क्या अटैचमेंट्स हैं, वो सब आपको फाइल में लगाना ही पड़ेगा।
ये तो इसके साथ ये तो इम्प्लाइड है कि वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन होंगी फाइन में, वो सिर्फ आपका एज एन ऑडिट एविडेंस प्ले करता है डॉक्यूमेंटेशन, एंड ये आपको करना ज़रूरी होता है। इसका भी अलग से स्टैंडर्ड है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन एंड परफॉर्म आप करेंगे एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, जिसमें यही सब सिलेक्ट करेंगे आप कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस पार्टी को भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है, रिस्पॉन्स आए तो क्या करना है, एग्री हुआ तो क्या करना है, बैलेंस, क्या मुझे पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन भेजनी है, क्या मुझे नेगेटिव कॉन्फर्मेशन भेजनी है, उसके बाद डिस्क्रिपेंसीज आए तो क्या करना है, फिर रिको आइटम करना है, या अगर कोई आपको फ्रॉड या बायसनेस लग रहा है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कैसे करना है, मैनेजमेंट से डिस्कशन कॉन्फर्मेशन करना है, अगर मैनेजमेंट भी बायसनेस दिखा रही है या रिफ्यूज़ कर रही है या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कॉन्फर्मेशन भेजने के लिए, उसके बाद मुझे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से क्या क्या कम्युनिकेट करना है, उनकी हेल्प कैसे ले सकती है, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इन सब का आपके ऑडिट ओपिनियन पे क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो वो इवैल्यूएट भी करना है कि अगर मैं कॉन्फर्मेशन नहीं ले पा रहा या नहीं आ पा रहा उसका रिस्पॉन्स, तो मेरा ऑडिट ओपिनियन पे क्या इफेक्ट होगा, उसका आपको इवैल्यूएशन करना है कि कितना मटेरियली वो इम्पैक्ट करेगा मेरे ऑडिट ओपिनियन को। क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत परवेजिव इम्पैक्ट हो और वो मॉडिफाई कर दे ओपिनियन को, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि थर्ड पार्टी से आता है, ये स्टैंडर्ड यही बोलता है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन मतलब डायरेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, किससे आ रहा है, थर्ड पार्टी से आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी जैसे बैंक्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, लीगल काउंसिल हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, जिससे भी आपको वो कॉन्फर्मेशन चाहिए, तो इट्स कॉल्ड डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिटर्न में रिस्पॉन्स करेंगे, वर्बली इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर आपको वो डॉक्यूमेंट करना है कि आपको ऑडिट एविडेंस मिला है। सो इट्स अ रिटर्न रिस्पॉन्स, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स आना चाहिए और रिटर्न रिस्पॉन्स आना चाहिए, और उसी पार्टी से आना चाहिए जो पार्टी आपने चूज करी है, एंड उसी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट आना चाहिए जो इन्फॉर्मेशन आपने पूछी है। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो ये डॉक्यूमेंटेशन करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो सिंपली अगर बात करें, ऐसे 505 बोलता है डिज़ाइन करना है ऑडिटर को, परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स सो एज टू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक, और अगेंस्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, कह सकते हैं टू एड्रेस स्पेसिफिक असर्शंस। किसको, असर्शंस। जैसे असर्शंस में मैंने बताया क्या कुछ भी आ सकता है, जैसे एग्जिस्टेंस का आ सकता है, एक्यूरेसी आ सकता है, ठीक है, कंप्लीटनेस का असर्शन आ सकता है। तो ये आपको देखना है कि जैसे डेटर का आपको चाहिए, ठीक है, बैलेंस कॉन्फर्मेशन है, क्रेडिटर का चाहिए, बैंक्स का चाहिए, लीगल का चाहिए, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप अमाउंट्स पे जा रहे हैं तो उसका एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, या कोई भी आपको डिटेल है थर्ड पार्टी से कंफर्म करना है। कई बार क्या होता है कि कोई वैल्यूएशन करा रहे होते हैं और कोई आप थर्ड पार्टी से कंफर्म करते हैं कि इस वैल्यूएशन में मतलब इसका इतना ही वैल्यूएशन होता है कि नहीं होता, फिर वो कंफर्म करते हैं या अपनी रिपोर्ट देते हैं, तो वो भी एक तरह का कॉन्फर्मेशन ही माना जाता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको एक रिलायबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है कि कितना रिलायबल है वो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन एज एन ऑडिट एविडेंस आपके लिए। अगर वो रिलायबल नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ऑडिट एविडेंस रिलायबल और रेलेवेंट होना चाहिए, सो दैट अपना जो ऑडिट ओपिनियन मैं दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट एविडेंस और बाय परफॉर्मिंग माय कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, वो मेरे ऑडिट ओपिनियन को जस्टिफाई करना चाहिए। तो मेरा ऑडिट ओपिनियन बेस्ड होता है ऑडिट एविडेंस पे, ऑडिट एविडेंस बेस्ड होता है ऑडिट प्रोसीजर्स पे, और वो मैं तब करती हूँ जब मैं डिजाइन एंड परफॉर्म करती हूँ प्रोसीजर्स को। तो सिंपली ऐसे 505 एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन टॉक्स अबाउट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन एंड परफॉर्म एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर्स सो एज टू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस to address specific assertions such as existence, accuracy, completeness and so on against the specific assertions in the financial statement. ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन एक ऑडिट एविडेंस होता है विच इज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी अगेंस्ट अ रिक्वेस्ट विच यू हैव सेंड। ठीक है, तो इट्स अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स अगेंस्ट रिक्वेस्ट सेंड बाय ऑडिटर। मैं ऑडिटर हूँ, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा, उसके अगेंस्ट उसने रिटर्न रिस्पॉन्स किया, उसको हम एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन कहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियो फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सीरीज। थैंक यू।